Hello friends, this is Rohit back with the last part of 12th Gujarat Board OCM Chapter 2 Principles of Management. In today's video, we'll be discussing the most important topic of this chapter, which is the Principles of Management given by Henry Fayol. Henry Fayol ने जितने भी Principles of Management दिए उसको हम आज गो थ्रू करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने Principles दिए गए? Total 14 Principles were given by Henry Fayol. Namely, division of work, discipline, unity of direction, remuneration of personnel, scalar chain, equality, also known as equity, initiative, authority and responsibility, unity of command, subordination of individual interest to general interest, centralization, order, stability of personal tenure, and esprit de corps, which means feeling of oneness. There is no specific sequence in all these 14 principles. Random principles है, कोई सीक्वेंस इसमें मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन डिटेल. फर्स्ट वन इज़ डिवीजन ऑफ वर्क. पहले तो नाम से क्या पता चलता है. अगर इसको मैं सिंपली ट्रांसलेट करूँ तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को डिवाइड करना अमंगस्ट वेरियस पीपल जो वो काम करने वाले हैं. अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कौन सा काम किसको देते हैं, कौन से बेसिस पर डिसाइड होगा. तो भाई सिंपल लॉजिक ये बोलता है कि अगर मुझे चाहिए काम सबसे अच्छे से हो तो मैं उस इंसान को वो काम दूंगा जो उसको आता है. मतलब अकॉर्डिंग टू द स्किल्स आई विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क. दिस इज़ अ नॉर्मल मैनेजमेंट प्रिंसिपल. दिस इज़ नॉट ओनली डिवीजन ऑफ वर्क. ये नॉर्मली मैनेजमेंट में माना जाता है कि भाई अगर काम अच्छे से करवाना है, जिसको जो काम आता है उसको वही काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. So here importance is given more to higher efficiency of employees and managers. कि भाई आप अगर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो दिस प्रिंसिपल विल हेल्प यू अलॉट. तो यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे है, इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दिया गया. एम्फोसिस इज गिवन मोर टू हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स. प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. अगर मैं रिसोर्स वेस्ट कर रहा हूँ, यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आई कैन नॉट से कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी. तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक ऑप्शन क्या होता है कि भाई आप जितने रिसोर्स आपके पास है उसको कम्प्लीटली यूज़ करो, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन अचीव होता है. स्पेशलाइजेशन सिंपल है. स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो भी काम किया जा रहा है इट्स डन विथ नियर परफेक्शन. गलतियों के बिना या तो कम से कम गलतियों के साथ, कम से कम वेस्टेज के साथ सबसे अच्छा काम करने की ट्राई करना इज़ स्पेशलाइजेशन. अब डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में. एक मैनेजरियल लेवल पे और दूसरा फैक्ट्री लेवल पे. मतलब इन शॉर्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. मैनेजरियल लेवल पे मतलब कि जब आप दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं. और फैक्ट्री लेवल मतलब कि जहाँ एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स एक्चुअली में काम करते हैं. दोनों जगह पर डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डन. सो ईच वर्कर हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क. हर एक एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक टास्क है भाई कि मशीन रिपेयर करने का एक ग्रुप होगा, कुछ लोग होंगे, मशीन चलाने के लिए एक ग्रुप होगा. सिमिलरली सेल्स डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग. सो एवरी वन हैज़ देयर ओन स्पेसिफिक टास्क. और इसको डिवाइड करके रखना इज़ नथिंग एल्स बट डिवीजन ऑफ वर्क, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर. सेकेंड प्रिंसिपल इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट येस, जो पहली बार देख रहे वीडियो उनके लिए मैं इतना बता दूँ, अथॉरिटी का सिनोनिम होता है पावर्स. दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जो हम बोलते हैं ना कि दो अलग चीज़ें ही नहीं है, एक कॉइन की जो दो साइड्स होती है जो कभी अलग होने ही नहीं वाली है, वैसे ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं. अगर अलग होता है तो इट्स ऑफ नो यूज़ बट डेफिनेटली हार्मफुल. इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. या तो मैं बोल सकता हूँ अथॉरिटी कंप्लीट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट्स अथॉरिटी. When a person is given responsibility to complete a task, he should also be given necessary powers. कि भाई काम कंप्लीट करना है ये तो मुझे बोल दिया, मुझ पर ट्रस्ट करके मैनेजमेंट ने मुझे काम दिया कि भाई ये काम कंप्लीट कर दो, मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, पर उसके लिए कोई पावर्स ही नहीं दिए गए तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम ही नहीं है. इट्स ऑफ नो यूज़. सो व्हेन अ पर्सन, जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कोई काम कंप्लीट करने की, एट द सेम टाइम ही शुड बी गिवन powers to complete the task too.
और पावर्स कौन से बेसिस पे दिए जाए, किसके पास कितने कौन से पावर्स होंगे, कौन से बेसिस पे डिसाइड होगा, तो उसकी पोस्ट क्या है, कौन से लेवल पे काम करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, मैच्योरिटी क्या है, एंड मेनी अदर फैक्टर्स विल हेल्प यू डिसाइड कि भाई किसके पास कितने पावर्स होने चाहिए। जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो लोगों को लगता है कि हाँ मैनेजमेंट को उन पर ट्रस्ट है, सो उनका एंथुजियाज्म मोरल बूस्ट होगा, एंड ऑब्वियसली टारगेट्स ईजीली अचीव हो जाएंगे। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। इफ़ यू लुक एट द इमेज प्रॉपरली, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, ये भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कम, ये भी सही नहीं है। जितनी जिसको ज़रूरत है, जिस लेवल पे जिस काम के लिए, उसको उतनी अथॉरिटी और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। थर्ड प्रिंसिपल इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन अ स्टूडेंट लाइफ इज़ इनसेपरेबल पार्ट। तो जो मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ में डिसिप्लिन होता है, वही इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन भी होता है। प्रॉब्लम्स के बिना काम होना, क्लैशेस ना होना, ओनर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स, ये तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे कि भाई एम्प्लॉयज़ को कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए, ओनर्स के लिए, एंड वाइस वर्सा। इसको बोला जाएगा इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। एक, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज़, कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है बिजनेस में कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब रेगुलरली होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऑल्सो क्रिएट्स हारमनी। हारमनी मतलब एक तरीके से यूनिटी हेल्प मेंटेन करने में वो हेल्प करता है। जब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं तो कंट्रोल करना उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको अगर इजी बनाना है कि आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल देम, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सबके लिए सेम होंगे। सो व्हेन एम्प्लॉयज़ आर मोर इन नंबर, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। इसकी वजह से उनका खुद का भी जॉब में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कि उनको पता है कि एवरीथिंग इज़ रनिंग इन अ फेयर मैनर, सबके लिए सेम रूल्स गाइडलाइंस है, पहले से पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनका भी जॉब में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सुपरविजन, एम्प्लॉयज़ और ओनर्स के बीच में क्लियर कॉन्ट्रैक्ट होना, क्लैरिटी होना, और प्रॉपर पनिशमेंट होना। रिमेंबर, पनिशमेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय उसके पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो देयर हैज़ टू बी स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर इट विच शुड बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं, स्ट्रिक्ट भी नहीं, और बहुत लीनियंट भी नहीं। जितनी पनिशमेंट डिज़र्व करता है वो गलती के लिए, उतनी उसको मिलनी चाहिए, तो ही डिसिप्लिन मेंटेन होगा। सो व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कांट, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, उसके रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना इम्पॉर्टेंट है, तब जाके इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये यही बोलता है कि भाई 10 लोग काम कर रहे हो या 100 लोग काम कर रहे हो, उनको ऑर्डर एक ही जगह से मिलने चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि भाई मुझे ऑर्डर देने वाले 4 जन हैं तो मैं ऑर्डर किससे लूँ, अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे, काम कौन से ऑर्डर के अकॉर्डिंग करूँ, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर्स एक ही सुपीरियर के लिए, एक ही सुपीरियर से मुझे मिलना चाहिए एक एक्टिविटी के लिए, और एक से ज़्यादा सुपीरियर से कभी भी ऑर्डर्स नहीं मिलने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। और एम्प्लॉयज़ जो है वो किसी एक सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको ही आंसरेबल होगा उसकी एक्टिविटी के लिए कि भाई काम हो गया नहीं हुआ, गलती हुई नहीं हुई, जो भी है वो एक ही सुपीरियर को जाके बताएगा, रिपोर्ट करेगा। इसकी वजह से कन्फ्यूजन कम हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर ऑर्डर्स देंगे तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज रहेंगे, जॉब में से इंटरेस्ट हट जाएगा उनका, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, एंड सो धीरे धीरे डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही क्या है, डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट आपको दिखेगा
रेड मार्क जो है दैट इज़ द सुपीरियर, उसके नीचे 3 ग्रीन डॉट्स जो है दोज आर दी एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर द सुपीरियर। दिस इज़ द राइट अप्रोच कि भाई 3 वर्कर है, तीनों को एक ही जन ऑर्डर्स दे रहा है और वो तीनों एक ही को आंसर कर रहा है। रॉन्ग अप्रोच क्या है, 2 हेड्स 3 के लिए, तो 2 अलग हेड्स सुपीरियर तीनों को अलग अलग ऑर्डर्स देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो दिस वॉज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग क्या है, फ्यूचर आउटलाइन है कि बाद में हम क्या करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लानिंग होता है। अब अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो काम किया गया उसमें डिविएशन आ रहा है, प्लानिंग में अगर डिविएशन आए, डिविएशन मतलब कुछ भी गलती हुई, जितना हमने सोचा वैसा काम नहीं हुआ, कम रह गया है, उसको डिविएशन बोला जाता है। तो इफ़ देयर आर एनी डिविएशन तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है। Third point is, as per this principle, there has to be only one superior employee group and should be doing job for only one purpose। कि भाई एक ग्रुप होना चाहिए सुपीरियर का और वो एक ही टास्क के लिए काम करेगा। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन इंडिविजुअल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज irrespective of how many people are working, they should be working together unanimously for achievement of one target। एक ही काम कर रहे हो सब, तब जाके वो काम अच्छे से हो पाएगा। सारे एफर्ट्स जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट होना चाहिए एक कॉमन गोल के लिए। कॉमन गोल कुछ भी हो सकता है पर वो सारे एफर्ट्स उसके लिए होने चाहिए। सी अलग अलग कलर्स, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोला जाता है। we'll have second part for this particular topic. There are 14 principles, so it's not preferable to go all together with all the 14 principles. So we'll end here this video and we'll soon come up with the remaining part of this topic. Thank you.